वेलकम बैक जी। न्यूज़ बुलेटिन के बाद आपको एक ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 हफ्तों का कहा गया था कि ईरान को इतना टाइम देंगे कि वो सोच ले। मुज़ाकरात ऑन द अदर साइड जारी थे, लेकिन एकदम से अचानक से 2 दिन भी उसका वेट भी नहीं किया गया और अमेरिका की जानिब से ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर हमला कर दिया गया। अब खास चीज़ के डेवलपमेंट सामने आ रही है। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनका एक बयान खासा वायरल हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो बैक चैनल पे अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अमरीकी हमले के बाद वो कुछ और मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। मार्को रूबियो का आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बयान सुनवाते हैं। I think the world today is safer and more stable than it was 24 hours ago. And a bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. But the only people in the world that are unhappy about what happened in Iran last night is the regime in Iran. ये आपने अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सुन लिया। वो बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट में उनके मुताबिक ईरान एक बड़ा मसला था। उनके जो कह लें कि अमरीकी जो एहसास हैं उनके लिए और रीजन के हवाले से भी वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। बल्कि इससे बढ़कर भी उन्होंने कहा कि ईरान की जो प्रॉक्सीज़ थी उनके ज़रिए खासा डैमेज किया गया। इराक़ का तस्करा करते हुए कहते हैं कि जो अमेरिकन फ़ौजियों को वहाँ पर निशाना बनाया जाता था, वो IDs भी ईरान में तैयार की जाती। ये सारे के सारे वो इल्ज़ामात हैं जो अमेरिका बारहा लगाता आया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगाए गए, चीज़ें इम्पोज़ की गई और फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आते हो अचानक से जाकर जो है ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जो डेवलपिंग जो सूरत हाल है इसको डिस्कस करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ कराता हूँ। अवैस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। इसके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। अवैस साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। इस पूरी सिचुएशन में जो अब मार्को रूबियो का एक बयान आ रहा है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक, बंच ऑफ कंट्रीज़ का तस्करा वो कर रहे हैं कि वो कंडेम कर रहे हैं अमेरिकन अटैक को, जो अमेरिका ने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया है ईरान के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी आवाम को दिखाने के लिए सारा कुछ करे। ये एक नया रुख देने की कोशिश हो रही है अमेरिका की जानिब से, जो हम देख रहे हैं कि सम हो इस पूरे मामले पर अमेरिका के हवाले से रिजर्वेशंस थी जिस तरह कंडेम किया जा रहा था इस रीजन में मुस्लिम ममालिक की जानिब से, बल्कि इसके साथ साथ चीन और रूस की जानिब से जो कंडेम किया जा रहा था। तो ये एक कह लें कि इसको सबूताज करने की कोशिश या एक नया एंगल देने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मार्को रूबियो का जो आपने क्लिप सुनाया है उसमें तो क्लियर है, और ये इशारा खलीजी ममालिक और अरब ममालिक की तरफ है और उन मुल्कों की तरफ है जो जिनके साथ अमेरिका की बहुत साझेदारी है। सऊदी अरब है, कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, आपको पता है UAE के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, बहरीन है, और जॉर्डन जिसने ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था, वो उसके डिप्लोमेटिक टाइज हैं, उसकी रिलेशनशिप अच्छी है इजराइल से, अमेरिका से, और फिर इजिप्ट है। तो ये वो ममालिक हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, वो कंडेम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक रिलेशनिंग कर रहे हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आप देखिए, ईरान तो तनतना खड़ा हुआ है और एक ऐसा मुल्क जो गजा की जो सूरत हाल थी, मासूम जो नहते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा था इजराइल, उसके ऊपर सबसे बड़ा एहतजाज ये कर रहा था। ये तो मशरिक़ वस्ता के अंदर जो डायनेमिक्स चेंज हुई है, यानी कि बशर अल असद की रजीम की तब्दीली हुई, तो वहाँ पे ईरान कमज़ोर हुआ और वहाँ पे अहमद अल शरार की हुकूमत बना दी गई, जो एक माजी के अंदर टेररिस्ट उसका बैकग्राउंड है, और बहुत थपकी दी गई। अभी भी जब वो सऊदी अरब में थे, डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिल रहे थे, अहमद अल शरार को बुलाया और उन्होंने ख़ुद कहा सीरिया ने कि जी हम इजराइल के साथ बात करना चाह रहे हैं। फिर आप देख लीजिए, हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं उनकी हलाकत हुई, उसके बाद एक बहुत बड़ी लीडरशिप जो है उसको एलिमिनेट किया इजराइल ने, तो वो भी कमज़ोर हुई। वहाँ भी ज़ाहिर बात है कि मिलिटेंट जो इन्फ्लुएंस था ईरान का, जब वो वीक हुआ तो उसके बाद इजराइल ने समझा कि अब ये मौका है कि ईरान पे हमला किया जाए। और ये हमें लग रहा था कि बराह रास्त या बिलवास्ता इसका ताल्लुक़ नहीं है अमेरिका का, ठीक है, लेकिन वो तो आज जब ट्रंप ने ये 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमले का ऐलान किया कि जी हमने फर्डो और
नतान्ज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया है, और फिर एक जुमला उसने बोला कि जी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं नेतन्याहू को और इजरायली अवाम को, और वी वर्कड एज अ टीम। तो जब आप टीम की बात करें इसका मतलब है कि पहले रोज़ से आप और इसराइल का एक गठजोड़ था। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आदिल वो ये हुआ है कि जो ट्रंप का मंत्रा था कि जी वो फॉरेन वॉर्स नहीं करेंगे और एक पीस में करें, तो आज के हमलों के बाद जो आर्बिट्रेरली उन्होंने हमले किए हैं अपने जेट फाइटर से और बंकर यानी कि 30-30 हज़ार जो पाउंड्स के जो बॉम्ब जो फेंके हैं, जो इजराइल के पास वो सलाहियत नहीं थी, तो उसके बाद तो इन पे कौन यकीन करेगा। यूक्रेन की वॉर का इन्होंने अब तक तस्फिया नहीं हो सका, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चोट लगी है। एक बात, दूसरी बात ये कि आज के हमले के बाद ईरान का जो मामला था ट्रंप उसका, और माजी के जो सदूर हैं अमेरिकी साहब सदूर, उनको क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि वो जंगे कराते रहे हैं, ये पीस की बात कर रहे थे। तो विद इन अमेरिका ट्रंप के लिए कितना मुश्किल होगा इस सूरत हाल से फेस करना। जी अदल देखिए, वो मैं पहला ज़रा कंप्लीट कर लूँ। दूसरा ये कि आज के हमले के बाद ईरान जो है जो नेगोशिएटिंग टेबल पे था न्यूक्लियर टॉक्स के लिए, तो वो अब न्यूक्लियर टॉक्स की वो तो खटाई में पड़ गए, तातुल में हो गए, और ईरान जब तक जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा उस वक्त तक वो नेगोशिएटिंग टेबल पे क्यों आएगा। तीसरी बात ये कि न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी का जो मेंबर था, जो सिग्नेटरी था ईरान, वो अब वहाँ से जो है वो निकल सकता है जिसका ख़तरा है, और वो अब न्यूक्लियर पावर बनने की एम्बिशन होगी। और जो आसपास ममालिक हैं, टर्की है, दूसरे ममालिक हैं, वो चाहेंगे कि भाई ये अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होंगे तो किसी वक्त भी आप पे हमला किया जा सकता है इजराइल या अमेरिका की तरफ से। तो एक बहुत बड़ी एक गंभीर सूरत हाल जो खड़ी है मशरिक़ वस्ता और खलीजी रियासतों में। आप देखें कि जो कल की जो मुलाकात होगी प्यूटन, सदर प्यूटन की और अब्बास जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उनकी जो मुलाकात होगी उसके बाद बहुत कुछ सामने आएगा, क्योंकि रूस के साथ 20 साल का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, चाइना के साथ 25 साल का स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना ईरान का। तो ये दोनों ममालिक खड़े होते हैं नहीं खड़े होते। और तीसरी बात ये जो आपका सवाल था, दूसरा ज़ैली सवाल था कि खुद अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल होगी। अमेरिका के अंदर आपको पता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं, जो एक कल्ट फॉलोइंग है ट्रंप की, वो इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि आप जो है मशरिक़ वस्ता में ना जाएं, अरबों डॉलर ना खर्च करें। तो वहाँ भी आपको देखेंगे कि जो और जो कांग्रेसमैन है वो कहते हैं कि कांग्रेस से आपके ने अप्रूवल नहीं है इस जंग की, और फिर जंग को आप देखिएगा ये कहेंगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है तो हमें अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अगर आप इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, इस तरह बदमाशी करेंगे, तो कौन आपका यकीन करेगा। हम तो ये समझ रहे थे कि ट्रंप के आने से बहुत कुछ बदलाव होगा, और जो इंडिया और पाकिस्तान का मतलब जो सर्जिकल स्ट्राइक है प्रेसिडेंट साहब वो अपने खुद इसका डिसीजन ले सकता है, वो कर सकता है। लेकिन अगर अब आगे चलकर जिस तरह आप खदशात हैं और जिस तरह आप अमेरिकन से भी बात कर रहे हैं कि हमने जो अपना टारगेट अचीव करना था कर लिया, अटैक करना था कर लिया, अब ईरान आगे से रिटेलिएट ना करे, कोई जवाबी कार्रवाई ना करे, अगर करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वकार साहब, ईरान के पास अब जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस क्या बच जाते हैं उसके पास, और क्या लगता है आपको कि जो अमरीकी इस खित्ते के अंदर जो इंटरेस्ट है ईरान उसको निशाना बना सकता है? एक तो क्विकली टेल के जो मिलिट्री सिचुएशन थी ईरान और इजराइल में, उसमें जो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एक्सपर्ट कर्नल मैकग्रेगर और स्कॉट विटकोफ ने, बाकी तो वेस्टर्न मीडिया साफ है इस टॉपिक को फॉलो करता है, इट वाज ऑलमोस्ट आई वुड से कि ह्यूज डेंटेड, स्मैश तो नहीं कहना चाहूँगा लेकिन बहुत ज़्यादा 4-5 बेस से बड़े, वहाँ से भी आईएफ फ्लाई नहीं कर रही है, साइप्रस से कर रही है, ग्रीक साइप्रस से। वाइजमैन सेंटर को बर्बाद किया गया, फिर उसके बाद आई थिंक आज भी तेल अवीव पे अटैक्स हुए। तो ये था कि जो ऑरा था, मेनली डेंट वाज नॉट ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटी बट द ऑरा ऑफ हेजेमनी ऑफ इजराइल, इसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा था, और ये आई थिंक अमेरिका को रिस्टोर करने आया है। नंबर 2, इनका डेफिनेटली रिजीम चेंज का एक पुराना एजेंडा है, उसकी बड़ी आई थिंक आई वुड से इंपॉर्टेंस पे काम होता रहा। कुछ आई थिंक हज़ार भी ईरानी बैंक्स हैं जो फिर सामने हैं, उनको भी स्मैश किया जा रहा है। अभी आ जाते हैं ईरान की, लेकिन जो भी आप रजीम चेंज की बात करें, ईरानी आज जो अमेरिकन है वो कह रहे हैं रजीम चेंज, हम ईरानी बड़े अच्छे लोग हैं, बेहतर है, उनकी हमें लीडरशिप से कोई मसला नहीं, जो हमने अहदाफ हासिल करने थे न्यूक्लियर साइट्स वो हमने कर लिया, अब हमें ईरान से कोई मसला नहीं। आज इस नौयत के बयान आए हैं कि रजीम चेंज, लेकिन इसमें देखें, हाँ इसमें ट्रंप का भी जस्ट 62 के जो ट्रम्प में जो 14 डेज दिए थे उसने, लेकिन 2 दिन उसको आना पड़ा। लॉट ऑफ देखें, एक रशिया और यूक्रेन की भी पीस टॉक्स हो रही थी, इधर समोलिया है और यहाँ पे, और एक रात पहले एक बड़ा अटैक करवाया गया था फॉल्स फ्लैग जो है विद इन आई थिंक रशिया, और फिर पुतिन साहब को इतना मजबूर होना पड़ा कि फिर जंग शुरू की। देयर इज आई थिंक नियोकॉन
जायनिस्ट लॉबी एक है, दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट है असल में अमेरिका में जो ट्रांस अटलांटिक, आज जर्मनी भी इसमें बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है, CIA है, उसके बाद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, दे वांट बेसिकली वॉर एंड दे वांट अनलिमिटेड वॉर ताकि chaos हो और दे फील दे कैन कंट्रोल। तो आई थिंक उसमें शायद मजबूर भी किया गया है जो ट्रंप वाज एबल टू पुश पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर पीस, लेकिन यहाँ पे फिर नाकामी हुई है, मुझे भी एक फैक्टर हो सकता है। अभी आ जाते हैं मिलिट्री ऑप्शन पे क्विकली। जो है एक तो जोग्राफिकल जो स्ट्रेंथ है ईरान की, उसको लोग टाइम नेगेट करते हैं, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान, इट्स ऑलमोस्ट 70% माउंटेनस, दो बड़े रेंजेस हैं, इसमें अल्बर्ज माउंटेन है ऊपर, नीचे फिर आपके जरगोस माउंटेन है जो गल्फ को कंट्रोल करता है, मिसाइल सिस्टम उसके अंदर टक्ड इन है, एंड आई फील इवन न्यूक्लियर एसेट भी डिस्पर्स्ड है। ये नहीं हो सकता कि 3 जगह पे रखे गए थे और वहाँ पे हट के, स्पेशली जब ईरान को पता था। अभी आ जाते हैं कि मिसाइल पार्क तो आपने देख लिया, इट इज कंटिन्यूइंग और अभी अपग्रेडेड मिसाइल में आना है। बाकी 19 सबमरीन है इनकी जो आई फील के दे आर ऑलरेडी आउट, जो मेडिटेरियन में हो सकती हैं, रेड सी में और फिर नॉर्थ अरेबियन सी और इंडियन ओशन में, जहाँ से दे कैन स्ट्राइक एनी टाइम। फिर आ जाता है जो उनके टेंटिकल्स हैं जो फील्ड में आप कह लें हुतीज हैं यमन में, दंजम अंसारुल्लाह, और इनको देन यू कम टू कताब हिजबुल्लाह इन इराक, जहाँ पे अमेरिकन बेस, जहाँ पे अटैक का खतरा है कि फिजिकल असॉल्ट होगा इन्फेंट्री की तरह। फिर सीरिया में कुछ एलिमेंट्स रह गए, देन इज हिजबुल्लाह इन लेबनान व्हिच इज डाउन बट नॉट आउट। और फिर इनकी आई थिंक जो लैंड फोर्सेज हैं 6.5 लाख, देन यू हैव समथिंग लाइक 2.25 लाख IRGC है, फिर एक बसीज की एक फोर्स है इंटरनल सिक्योरिटी करती है 25 से 30 लाख का। तो इट्स अ ह्यूज आई वुड से regime का जो स्ट्रक्चर है। ऑप्शन में आई थिंक स्टेट ऑफ हॉर्मस पे हम पहले बात करते रहे, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दी है, आई थिंक सुप्रीम लीडर ने डिसाइड करना है। तो मींस कि अगर वो शट डाउन करते हैं तो चोक्स 25-30% ऑफ ग्लोबल। अच्छा, ये बड़ी अहम है, इसके ग्लोबल जो इकॉनमी है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और क्या ईरान इस ऑप्शन के ऊपर डेफिनेटली पार्लियामान ने कह दिया है, अगर जाएगा तो इसके असरात कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है, हम प्रोग्राम से ट्रांसमिशन से बात करते रहे, यही एक कह लें कि एक ख्याल किया जा रहा था कि किसी भी स्टेज पे बहुत मुश्किल है कि अमेरिका खुद से बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बने, लेकिन 2 हफ्तों का ट्रंप ने टाइम भी दिया, डायलॉग की बात भी कर रहे थे, थोड़ा सा उनके बयान जो है वो भी कुछ नर्म हुए थे, जिस तरह वो कनाडा से आए थे, उन्होंने बोला कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दें, फिर वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो रजीम है, वहाँ पे जो रिलीजियस रजीम है, उसके बारे में बहुत सी बातें हुई, लेकिन बिला आखिर एकदम से दूसरे रोज़ ही आकर ट्रंप ने आज खुद अनाउंस कर दिया कि अटैक कर दिया। अनएक्सपेक्टेड है कि ये होना ही था। देखिए, अगर देखा जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिसेप्शन को एज ए स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टूल है उनका। देखिए, जब वो ईरान से बात कर रहे थे, ओमान में डिस्कशन होनी थी, डायलॉग होना था, तो इजराइल ने हमला कर दिया, और अभी 2 हफ्ते का कहा कि पहले ही हमला कर दिया। तो वो डिसेप्शन जो है वो उनकी स्ट्रैटेजी है, और उसको वो बहुत ज़्यादा उससे सहारा ले रहे हैं। तो इट मीन्स कि वो जो भी बोल रहे हैं उस पर किसी को एतबार नहीं होगा, ज़ाहिरी बात है। और मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे वैसे भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया उनके बारे में क्या कहती है। मतलब अब जो अमेरिका ने एक ये बात, अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जो हमने अहदाफ हासिल करने थे कर लिए, अब दोबारा कुछ नहीं होगा, मतलब जो होना था हो गया, ईरान भी अब थोड़ा मतलब स्लो डाउन हो जाए, मतलब ये भी बातें ही हैं, आगे चल के कोई और मजीद इस तरह की चीज़ हो सकती है। अब एतबार नहीं करना चाहिए अमेरिकन की किसी बात, अब ये कह रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि एतबार करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है अमेरिका से ज़्यादा एतबार, अमेरिका एक मुल्क है, उससे ज़्यादा एतबार अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी अदारों के ऊपर बनाया। मिसाल के तौर पे जो यूएस की बॉम्बिंग है 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, ये तीनों की तीनों जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड्स के नीचे हैं। अब इसमें ईरान पे तो हमला हो गया, लेकिन क्या ये आईएए के सेफगार्ड्स और आईएए के एज एन इंस्टीट्यूशन पे हमला नहीं है कि जो ये कह रहा है कि भाई ये मुल्क जो है इसने कोई वायलेशन नहीं की। दूसरा, विद इन जिसे वो कहते हैं ना, विद इन द एनपीटी, इंडिया, ईरान जो है वो एनपीटी का मेंबर है, और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो उसके एनपीटी के आर्टिकल 4 के अंदर लिखा हुआ है। तो द क्वेश्चन इज कि जो सारे का सारा जो इंटरनेशनल लॉ का स्ट्रक्चर है, जिसे वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर कह लें, या उसे आप ये कह लें कि ये सारे का सारा यूएन चार्टर है या आईए का मॉडल है या एनपीटी है, अगर आपने उसी की खिलाफ वर्जी कर दी तो देन क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। अब मुझे ये बताएं, आईए किस मुंह से किसी को कह सकता है जाके कि मैं आपकी जो सिविल जो पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो आपने साइट्स हैं मैं उनका देखने आया हूं। कल को अमेरिका कह दे जी कि यहाँ पे तो मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम मौजूद है, हमने तो हमला करना है। आईए कहता है नहीं है, अमेरिका कहता है मैंने करना है। तो अब मुझे बताएं कि असल मसला जो अमेरिका ने किया वो तो अपनी जगह पे किया, लेकिन वो जो लार्जली इंटरनेशनल लॉ की जो धज्जियां बिखेरी गई हैं उसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि असल बात तो उस पे होनी चाहिए।
एंड ग्रेट पावर्स जो हैं दे नीड टू कम आउट एंड दे नीड टू टॉक एंड दे नीड टू टेक ऑन बोर्ड एवरी स्मॉलर कंट्री कि भाई कल को देखें, ईरान अकेला मुल्क तो नहीं है जिसके पास ये न्यूक्लियर साइट्स हैं या उनके पास आईईए के सेफगार्ड में ये काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे मुल्क काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लार्जली मैं अगर सम अप करूं, अमेरिकन और इजरायलियों ने ये महसूस कर लिया था कि ईरान कमजोर हो गया है और अब ईरान को मजीद कमजोर करो, दोबारा इसकी कैपेबिलिटी ना रहे प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने में, प्रॉक्सीज को बिल्ड करने में, और ये मौका है कि ईरान के इनसाइड हमला कर दिया जाए जिसमें न्यूक्लियर साइट्स भी हैं। सो वंस फॉर ऑल लेट इट गो। और मेरा ख्याल है कि वही चीज हुई है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी हमला किया गया, ईरान की कैपेबिलिटी कमजोर की गई, ईरान को ये तासुर दे दिया गया कि तुम्हारी प्रॉक्सीज नहीं रही, अब आप जो है वो बेयारो मददगार हैं। ईरान के दोस्त तो है नहीं है, ईरान को कहीं से मदद तो आनी नहीं है। इंटरनेशनल लॉ की तो आपके सामने पोजीशन है कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज्ड है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इटसेल्फ वो कहां पे खड़ा हुआ है वो भी हमारे सामने। तो मुझे लगता है कि ये एंगल है। बाकी मुझे ज्यादा अफसोस जो है, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मुझे ज्यादा अफसोस ये है कि हम पढ़ाते थे बच्चों को इंटरनेशनल लॉ, हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पढ़ाते थे, हम यूएन चार्टर पढ़ाते थे। अब अगर यूएन चार्टर के 51-52 आर्टिकल्स हैं, वो क्या 92 के करीब आर्टिकल्स आई थिंक, वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी क्या वैल्यू एंड वैलिडिटी रह जाती है अगर आप वो सारी की सारी रोजाना कंप्रोमाइज होने या रोजाना, जब वो जिसे कहते हैं ना माइट मेक्स राइट, वो मतलब अगर ये करना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है इसका। मतलब आप ठीक कह रहे हैं कि जो आलमी इदारे हैं वो बेवकत हो गए इस तरह के पूरे मामला से। बिल्कुल आपने सही इंडिकेट किया। चलें अभी ट्रांसमिशन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चीमा साहब अभी आपने फरमाया है अमेरिका ने एक केस बिल्डअप करना शुरू कर दिया कि ईरान अगर उसके मकासद से सिविलियन मकासद के लिए थे, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसके सिविलियन मकासद के लिए था, तो उसके बहुत से तरीके थे, उस पर बात हो सकती थी, लेकिन ईरान जो है वो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था और मकासद उसके कुछ और थे। अभी एक केस बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है। चले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह बात कर रहे थे कि अमेरिका पे एतबार करना थोड़ा मुश्किल हो गया, जिस तरह प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है जिस तरह वो प्ले कर रहे हैं, जिस तरह वो चीज़ों के बारे में फैसले कर रहे हैं और जितनी जल्दी में कर रहे हैं और बयानात कुछ दे रहे हैं, फैसले कुछ और हो रहे हैं। अवैस तौहीद साहब, अमेरिका पे एतबार और साथ में जो आलमी इदारों के भी चीमा साहब बात कर रहे थे, उनकी वक़्त क्या रह जाती है इस पूरी सूरत हाल में? कैसे अब ये जो दीगर ममालिक हैं, वही जो आलमी इदारे हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि वहाँ पे कुछ हो सकता है, वहाँ कवानीन मौजूद है जिनके मुताबिक दुनिया ने चलना है? नहीं, देखिए जो डॉक्टर कमर बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ये 9/11 के बाद से हमने देखा है शुरू हुआ है। गुआंतानामो के अंदर जो है सैकड़ों कैदी रखे गए हैं और इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है। जेनेवा कन्वेंशन जो है वो उसको बिल्डोज किया गया, स्पेशल लॉज बनाए गए, जस्टिफिकेशन दी गई, बगराम में क्या हुआ, किस तरीके से कहे गए। तो ये एक पूरी एक दास्तान है 9/11 के बाद से। अक़वाम मुत्तहिदा को किस तरह कॉर्नर किया गया, ये हमें पता है कि 50 से 60% जो उसका बजट है, उसकी इमारत है, वो सब अमेरिका में है। अमेरिका पे बहुत दारोमदार है। 12 से 15 दफ़ा जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आप देख लीजिए वीटो कर देता है अमेरिका, जो जेनोसाइड हो रहा है गाज़ा के अंदर और बेबस पूरी दुनिया को किया हुआ है। इसी तरीके से आप देख लें कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ से अगर इजराइल को, नेतन्याहू को मुजरिम माना जाता है, मुल्जिम माना जाता है, तो उस पर इंकारी होते हैं। फिर खुद जो हंगरी के जो डिक्टेटर स्टाइल जो उनकी हुकूमत है, विक्टर ओर्बन, वो उनको कहते हैं कि हम आपको वेलकम करते हैं और हम मेंबरशिप ही ख़त्म करते हैं उस कोर्ट की जिसने आपको मुजरिम ठहरा रहे हैं या मुजरिम ठहरा रहे हैं। तो एक पूरी एक कहानी है और लगता यही है कि ये जिस तरह बैनुल-अक़वामी इदारों के से आपका एतबार उठता जाएगा, उतना एक क्योस होगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद इस वक्त पाकिस्तान में वो बहस इतनी ना हो, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जो इस वक्त अनफोल्ड हो रहे हैं ग्लोबल इवेंट्स, तो आप ये पहली दफ़ा होगा अगर चाइना और रशिया अगर खड़े होते हैं ईरान के साथ और ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है,
तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का आपस में मुकाबला एक बैटल फील्ड के दौरान बड़ी उसमें आप देखेंगे नक्शे पे। वैसे चाइना रशिया के जो आप तस्करा कर रहे हैं बड़ी अहम बात है। मतलब 12 हमने कई इश्यूज पे हमने देखा कि वो लोग आते हैं, सपोर्ट करने की बात करते हैं, बयानात आते हैं, लेकिन बयानात के से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो अज़ाइम लेकर अमेरिका रीजन में आना चाहता है, जो उसके अहदाफ होते हैं उनको निशाना बनाता है। आपने सीरिया में रजीम चेंज देख ली और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, तो कोशिश के बावजूद रोक नहीं पाई ये दोनों पावर्स। देखिए मिलिटरीली जो है बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत तारीखी डिसीजंस हुए हैं। आप देखिए कि ख़ुद ईरान और सऊदी अरब के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो रिस्टोर किसने कराए हैं? वो चाइना ने कराए हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था। ख़ुद अफ्रीका से, नाइजर से किस तरीके से फ्रांस को निकाला गया है, किस तरीके से डी डॉलराइजेशन हो रही है, किस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली पावर ऑफ बैलेंस शिफ्टिंग फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर खुद एक ग्लोबल साउथ का जो फोरम है, ब्रिक्स है, ग्लोबल साउथ, चाइना, पाकिस्तान, फिर ये सारे ममालिक जो हैं, अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीका, इन सबको ये जो एक फोरम बना है, एक ग्लोबल साउथ, जिसे प्यूटन कहते हैं कि ये मेजॉरिटी वर्ल्ड है, जिसके अंदर आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो दुनिया की रहती है और उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। टर्की के तैयब अर्दोगान साहब हैं। तो ये जो सारे ममालिक हैं, अगर ये भी पाकिस्तान के लिए भी एक आजमाइश होगी कि पाकिस्तान कहाँ अपने आप को जोड़ता है। चाइना के साथ उसके स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, रशिया के साथ जो रशिया का बड़ा गेम है उसके अंदर पाकिस्तान उसके अंदर शामिल है। इसी वजह से इंडिया बौखलाया हुआ है कि इस इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से जो पाकिस्तान का जो प्रोफाइल है उसकी अपग्रेडिंग हो गई है और वो ग्लोबल जो उसमें उसकी मिलिट्री जो एक मिथ थी इंडिया की, उसको भी पामाल किया है। किस तरीके से पाकिस्तान जो एक रिन्यूड इंटरेस्ट है अमेरिका का साउथ एशिया के अंदर, जो हमें लग रहा था कि 2021 में जो विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रुप्स के बाद एक लग रहा था कि डिमिनिश होता जा रहा है, वो भी हमें रिन्यूड इंटरेस्ट लग रहा है, चाहे वो यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए है। कि क्योंकि आप देखें कि अभी क्या हुआ है कि बहुत कुछ अदल हुआ है। बीजिंग के अंदर ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है इनफॉर्मल, जिसके अंदर चाइना और पाकिस्तान ने एग्री किया है कि अफगानिस्तान तक सीपैक जो है वो एक्सपेंड किया जाएगा, जिसका मतलब है कि ईरान, मिडल ईस्ट और फिर सेंट्रल एशिया तक उसको बढ़ाया जाएगा। इसी वजह से अमेरिका जो है इस रीजन के अंदर उसका इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और इसी वजह से इंडिया को जो एक सेटबैक हो रहा है वो भी अलग बात है। लेकिन इस वक्त ये जो मौजू हमारा ये है कि अमेरिका ने जो अटैक किया है या इजराइल ने जो अटैक किया है ईरान पे, उसके मिज़बरात क्या होंगे? उसके मिज़बरात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और न सिर्फ मशरिक़ वस्ता के अंदर बल्कि गल्फ़ रीजन के लिए और ख़ुद साउथ एशिया रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह अभी हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट कह रहे थे वक़ार साहब कि वो अपनाए हॉर्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अगर जो अप्रूव कर दिया है पार्लियामेंट ने, अगर उसको क्लोज करते हैं, चोक करते हैं, जो एक मुश्किल काम है, तो फिर तो ये सारी गल्फ़ कंट्रीज़, ये भी जो है इनका भी तिजारत, इनकी भी ट्रेड और पूरा ग्लोबल का जो 20% हिस्सा ऑयल है और गैस है वो इसी पैसे से गुजरता है। और अगर आप देखें कि तो आप ये देखें आदिल के दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस कैसी है। अगर आप नक्शे पे देखें तो अगर आप गवादर पोर्ट से ओपन सी की तरफ जाएं तो एक कोने पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान को इस वक्त जहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस है और बहुत उसका प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, लेकिन साथ साथ में आजमाइशों का पहाड़ भी खड़ा हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बॉर्डर और एक ब्रदरली जो रिलेशनशिप उसकी हिस्ट्री है ईरान के साथ। तो ईरान के अगर कोई अंदर और मज़ीद ये आग भड़कती है, अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है और 19 से 20 यूएस बेसिस है मशरिक़ वस्ता के अंदर, अगर एक भी मिसाइल उस पर हमला करता है तो उसका फिर रिपरकशंस होंगे, रिफ्यूजीज। लेकिन साहब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो होंगे ना। जंग जिस तरह हम देख रहे हैं, अमेरिका शामिल हो गया है। अगर ईरानियन उस तरह से जवाब देते हैं, अमेरिकी जो इंस्टॉलेशंस हैं पूरी लीज के अंदर, जो बेसिस जिनका आप तस्करा कर रहे हैं उनको निशाना बनाते हैं, तो ये जंग फिर पूरे अरब दुनिया में फैल जाएगी। जो अभी डिप्लोमेटिकली कुछ सपोर्ट हासिल भी है अरब ममालिक की ईरान को, अब ऑलरेडी एक तवील अरसे तक आइसोलेट रहा है, मगरिब से कटा रहा है ईरान, तो जो सपोर्ट सामो यहाँ से मिल रही है तो उसका भी खात्मा हो जाएगा। ठीक है वकार साहब, ये बड़ी सेंसिटिव जिस तरह भी बात की है,
अवैस तौहीद साहब ने बड़ा सेंसिटिव इस टाइम सूरत हाल है ईरान के लिए, लेकिन डिप्लोमेटिकली क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या हैं? फ्रांसीसी सदर जो बात कर रहे थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जो आपका इसके साथ मिसाइल प्रोग्राम है उसको महदूद कर दें। थर्डली जनाब आप जो आपकी जो प्रॉक्सीज है इस रीजन के अंदर उनको कंट्रोल कर ले ईरान। अगर ईरान ये सारी चीज़ें कर लेता है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको तो अटैक कर दिया आज अमेरिका ने, जो बाकी दो ऑप्शन भी बचे हैं, क्या इसके ऊपर ईरान बात कर सकता है? वो करेगा तो उसकी पोजीशन बचेगी क्या रीजन में? I think it's very difficult situation और challenge है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी अपनी असेसमेंट में दे देता हूँ। I just pass a reference on basically बात हो रही थी रिगार्डिंग जो अरब स्टेट्स का है। आपने अगर स्टेटमेंट देखा जो मिलिट्री कमांड ने ब्रीफ किया पेंटागन की, उसमें दो तीन चीजें थी बड़ी वाज़ेह हुई हैं। दे सेड वी वर वेरी आई थिंक क्रिटिकली सेंसिटिव, बेसिकली सेंसिटिविटी थी हमारे एलाइज की, उसको हमने मद्देनजर रखा। और अभी रूट्स जो आए हैं उसमें आई थिंक बाय एंड लार्ज उन्होंने टच नहीं किया। नो लैंड बेस वाज यूज्ड इन द गल्फ, सो ये आई थिंक एक चेंज है। लास्ट टाइम भी जब हुआ था उसमें आई थिंक देयर वाज रेजिस्टेंस, और जो रिपोर्चवा हुआ है सऊदी अरेबिया और ईरान का उसका एक फैक्टर है। पीपल डोंट वांट कि हमारे ऊपर इस तरह हो, और इसमें आई थिंक ईरान ने अगर कोई मिलिट्री ऑप्शन पे जाना तो दे शुड आल्सो अवॉइड एनी मिलिट्री बेसिस अनलेस के वहां से होता है। तो दैट्स व्हाई दे हैव टारगेट्स, वेरी टाइम है, इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। दो जगह पे जो कर सकते हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, दूसरी बाब अल मंदब है जो बेसिकली गल्फ ऑफ एडन है, सोमालिया और यमन के दरमियान, वहाँ पे हुतीज और इनके आगे लोग हैं। अच्छा, अभी जो पुश बैक हो रहा है ईरान पे, आई थिंक दिस वाज द फियर कि आहिस्ता आहिस्ता देखें न्यूक्लियर से भी देर से कि कटेल मिसाइल प्रोग्राम फिर आएगा जी कि आप फोर्सेस कम करें, तो बेसिकली अपना इन्फ्लुएंस या रोल बैक करें। सो दिस इज आई थिंक दैट डेंजर कि कैरेट और स्टिक की जो पॉलिसी हो रही है, जिसमें मेरे ख्याल में जो है ईरानियन रजीम के लिए शायद फिर मिलिट्री ऑप्शन ही बचेगा कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से बीइंग प्रेस्ड और खुदा खासा चीज़ें आगे चलती हैं इस तरह से उनको पावरलेस शो किया जाता है, तो फिर तो रजीम चेंज वाला एजेंडा भी चल सकता है। अंदर काफ़ी एजेंट्स हैं, और डेमोग्राफी देखें ईरान में फारसीदान बेल्ट सेंटर में है, तकरीबन 70% है। इधर सूरत बलूचिस्तान में बलोच है, नीचे अरब्स हैं, देन यू हैव टर्क्स, देन यू हैव कुर्द्स, आज़रबाईजानी हैं और तालिश लोग हैं। तो ये फ्रिंजेस पे सारा आप कह लें एक डिफरेंट डेमोग्राफी, डिस्पाइट के दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वतन लोग हैं, लेकिन लड़ाई में फिर ये चीज़ें बाहर आती हैं। तो खुदा ना खास्ता आई थिंक जो है ईरान को अगर इस तरह पुश किया जाता है तो चीज़ें रजीम चेंज की तरफ जाएंगी, तो बेसिकली लुकिंग एट सिविल वॉर लिबिया में कराएगी। मेरे ख्याल में दे विल रिटेलिएट बिकॉज मैटर ऑफ ऑनर भी है। फिर जो पावर है इस वक्त आई फील दे शुड कंसिडर के बेसिकली अगर मिसाइल पार है और कल अपने फिर इस तरह कटेल ही होना तो उसको वाई नॉट यूज इट। जिस तरह लड़ाई में कहा जाता है जो मुक्का फिर बाद में याद है उसको अपने मुंह पे मार लें। जो फ्रंट था आई थिंक अमेरिका का जो इजराइल की फॉर्म में सामने था मिडल ईस्ट में, उसको तो उन्होंने बड़ी बुरी तरह ब्लंट किया। एंड आई वुड से दैट वाज अ बिगर चैलेंज टू गो अगेंस्ट इजराइल। अमेरिका के खिलाफ जाना शायद आसान है इंस्टेड कंपेयर टू इजराइल, तो उसको एक हवा था, उसको अनटचेबल एंड ऑल दैट। अगर वो कर दिया है तो मेरे ख्याल देल भी रिस्पॉन्स। अभी ये देखते हैं कि बड़ी पावर्स कब एंटर होती है। मेरे ख्याल में बड़ी पावर थोड़ा सा वेट भी करेंगी, एक फेज तरीके से अंदर आएंगी, बिकॉज रशिया ऑल्सो फील कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर में उनको फंसाया गया है और अगर अमेरिका का सेकंड फ्रंट खुलता है, साउथ अरब भी डाइवर्ट होंगे रिसोर्सेज, तो दे वुड लाइक कि अगर ये प्रोलॉन्ग होती है तो उसमें मे बी दे लुक एट दो फायदे उनके हैं। एक तो एक इंटेंगल हो जाएगी पार्ट ऑफ नेटो एंड अमेरिकन पावर, द अदर इज बेसिकली कि उनका ऑयल जो है जब प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो रशियन ऑयल की डिमांड होगी। अभी कैस्पियन और अगर गल्फ जो क्लोज होता है तो क्योंकि ईरान के लिए शट डाउन कैस्पियन सी माइंड, उधर भी काफी सारा ऑयल, तो देन रशिया के पास एक और एवेन्यू आ जाती है टू मेक डॉलर्स। तो ये आई थिंक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ये बड़ी अहम है, जो इसका इकोनॉमी पे जो असर होगा वो बड़ा मतलब डेफिनेटली उसका दुनिया उसके असरात को फील करेगी। चीमा साहब, दो जो चौक पॉइंट बंद करने की बात कर रहे हैं हम लोग, ये कितना आसान होगा ईरान के लिए इसको एग्जीक्यूट करना? उसके स्पीड बोट्स हैं, उसके पास एक बड़ी कह लें कि बहरी कुव्वत उसका मौजूद है, तो क्या वो कर पाएगा ये जो इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा? आसान होगा उसके लिए ये ऑप्शन को अमल करना इस पर? देखिए जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना कोई आसान काम तो नहीं है। दूसरा आप आई थिंक गल्फ ऑफ एडन की बात करें, दोनों वहाँ पे होतीज हैं, उनकी भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। देखिए यहाँ पे अरबों डॉलर की ट्रेड गुजरती है, बड़ा 20% ऑयल गुजरता है, कौन रोकने देगा ईरान को? और दूसरा ये भी है कि इसका मतलब है जंग फैलाना, इसका मतलब ये है कि आप नॉन काइनेटिक मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप सऊदी अरब, कतर, यूएई हर मुल्क को के लिए मुश्किल डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है सप्लाई चेन बंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि महंगाई पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से ये तेल गुजरता है इन्फ्लेशन होगी, तो ये इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि तमाम ममालिक जो खित्ते में है वो जारी बात है ईरान को कम्युनिकेट करेंगे कि आपकी लड़ाई अमेरिका से है और इजराइल से है, आप उनसे निपटें। और ना इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका बैठा हुआ है, ना इजराइल, और अगर है भी है तो उनके नेवल एसेट्स हैं
आपके पास चॉइस है, आप हमला कर लें अगर कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। ये थ्रेटन किया जरूर जा रहा है और इसके जारी बात है ये डराया जरूर जा रहा है, लेकिन इसको करना भी मुश्किल है। ईरान की नेवी को इतनी बड़ी भी नहीं है कि वो इसको अभी ही यूज करे। ये तब होता है जब आपकी फुल फ्लैज वॉर शुरू हो जाए और तमाम ऑप्शंस आपने एक्सरसाइज करने हों। और दूसरा मेरा ख्याल है कि ईरान ऐसी चीजें शायद अरब वर्ल्ड के लिए ही रखेगा अगर कल कलाम को उनके साथ कुछ होता है, जो कि नहीं होना। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि चोक पॉइंट्स जो है वो बंद किए जाएंगे, क्योंकि इसमें तमाम हम सब ममालिक जो रीजन में है एंड वर्ल्ड एट लार्ज, पूरे का पूरा साउथ ईस्ट एशिया है आपका, वो मुतासर होगा, अफ्रीका मुतासर होगा, सारी दुनिया इससे मुतासर होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये करने जा रहे हैं। तो ये ऑप्शन आप कह रहे हैं कि अभी ईरान इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको भी रखेगा, कह लें कि इसको एक पॉइंट के तौर पे रखेगा, बयानबाजी होगी, इस पर अमल नहीं होगा। चलें अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का रशियन जो साबिक प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट सामने आई हो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़िन, साबिक रूसी सदर हैं दिमित्री मेडवेदेव, उनका एक बयान आया 2008 से 2012 तक ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं रूस के। वो कहते हैं गेम अभी ख़त्म नहीं हुई, ऑल्दो अमेरिकन दावा कर रहे हैं कि तीनों साइड्स ख़त्म कर दी हैं और जो अहदाफ थे उनको हासिल कर लिया है। तो वो ये दावा कर रहे हैं अभी भी गेम ऑन है, मामला ख़त्म नहीं हुआ। बल्कि एक और चीज़ उन्होंने सामने रखी है कि हो सकता है कि कोई मुल्क ईरान को न्यूक्लियर वेपन जो है डायरेक्टली ही फराहम करते। बड़ी ये कह लें कि एक इंटरेस्टिंग उनकी ये स्टेटमेंट है। अवैस तो ये सब कैसे देखते हैं इसको कि वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली कोई मुल्क ईरान को न्यूक्लियर वेपन दे सकता है? देखिए, इसका तो नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो बॉम्ब इस्तेमाल किए हैं बंकर्स बस्टर्स अमेरिका ने, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है, न्यूक्लियर साइट्स की। और आपको पता है ये जो फर्दो है, फिरदौस यानी कि पहाड़ी जो है, ये एक रॉक है, सॉलिड रॉक है, और इसमें पेनिट्रेट करना नीचे तक जहाँ तक, और ईरान के साइंटिस्ट या ईरान ऐसे भी वो नहीं होंगे कि उन्होंने जो है वो सारे स्टॉक पाइल्स यहीं पे रखे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल नुकसान पहुँचा है, डैमेज हुआ है। और ईरानियन जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह हैं, उनका ये मानना है कि आप नॉलेज तो नहीं चुरा सकते, लेकिन लगता यही है कि स्टॉक पाइल्स अभी भी मौजूद हैं, नॉलेज अभी भी मौजूद है। और ईरान को ये आप इम्पोज कैसे कर सकते हैं कि आप ज़ीरो न्यूक्लियर इन्रिचमेंट करें और इजराइल जो है वो फुल प्लेजेड जो है वो न्यूक्लियर पावर हो, आप एनपीटी के मेंबर भी हों, उसके बाद भी आप पे हमला हो। और इजराइल जो है वो एनपीटी का मेंबर भी नहीं है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो है उससे भी उनकी एग्जामिनेशन नहीं हुई है। ये तो एक अंदाज़ा है कि इजराइल के पास 70 से 90 जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो मुझे लगता है ये दोहरे स्टैंडर्ड है। मुझे आदिल, जो अभी जाहिर बात है कि आपका आखिरी ये सेगमेंट होएगा, मुझे लगता है कि देखिए एक ईरान जो है वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और डेप्थ है उसके अंदर, हज़ारों साल की तहजीब है, सिफारतकारी के तरीके मौजूद हैं। पूरा 1979 से जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, अमेरिका, इजराइल, मगरबी ताकतों ने पाबंदियों पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, उसके बावजूद वो आलमी सतह पर जिंदा खड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे जो है वो गैस के रिजर्वॉयर्स हैं, तीसरे नंबर पे दुनिया में ऑयल रिजर्वॉयर्स हैं। ऐसे ईरान जो है वो उसको पता है कि किस तरीके से स्ट्रेन किया जा सकता है और कितने दोस्त हैं और कितने दुश्मन हैं इस वक्त। मुझे लगता है कि ईरान के अंदर डोमेस्टिकली फॉल्ट लाइन जरूर मौजूद हैं, जो अभी वकार साहब भी फरमा रहे थे। लेकिन वैसे जो फॉल्ट लाइन जिसका तस्करा होता था, चेंज जिसके बारे में कह ले कि कोशिश थी, वो तो इस जो पूरा ये जंग के दौरान हमने देखा कि अंदर जो इस तरह की वॉइसेस थी, वो जिनके बारे में दुनिया मगरिब बात करता था, वो कहीं नजर नहीं आई, बल्कि पूरी ईरानी जो कौम है हमें मुत्तहद दिखाई दी इस पूरे मामले में। कमर चीमा साहब, ये जो भी हम रशियन साबिक प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये उस टाइम में हो रही है जब जो यूक्रेनी जो सदर हैं वो मुख्तलिफ किस्म की बात कर रहे हैं। अब्बास अरागची जो हैं वो रशिया का दौरा कर रहे हैं, और जो उनके साबका सदर हैं वो इस नौयत का बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि देखें, ये आपको समझना पड़ेगा, ये एक यूनिपोलर सिस्टम है। इसमें अमेरिका सिंगल हैंडेडली हर चीज को डोमिनेट करता है। अमेरिका की मिलिट्री कैपेबिलिटी और अमेरिका के जो अलायंसेस हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। ना ये चाइना कर रहा है, ना ये रशिया, ना कोई और दुनिया में ग्रुप ऐसे कर सकता है। सो ये जितनी भी रशिया, चाइना, बाकी ममालिक की बातें, ये सिर्फ बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये ईरान को खुद अपनी जंग लड़नी पड़ेगी
और ईरान को अपनी डेटरेंस खुद रिस्टोर करनी पड़ेगी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि ईरान जो है वो रशिया उसको वेपन्स देगा या बातें करेगा, कुछ भी नहीं होना। रशिया और ईरान की पार्टनरशिप मिडल ईस्ट में किसी हद तक थी और एक ऑल्टरनेट ब्लॉक की बातें की जाती हैं, जी ब्लॉक आता, लेकिन मुझे ये कभी भी मैच्योर होता हुआ नजर नहीं आता जब तक इसमें चाइना प्रॉपर्ली एंटर ना हो। और चाइना आपको पता है बड़ा कैलकुलेटेड है और वो अपनी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा करते हैं। आप देखें मिडल ईस्ट में अमूमन कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भागते हैं, कभी इस मुल्क जाते हैं, कभी उस मुल्क जाते हैं। इस वक्त दुनिया में कौन सा ऐसे मुल्क का लीडर है जो शटल डिप्लोमेसी कर रहा है, जो हम ये कह सकें कि भाई वो जा रहा है, वो तल अवीव से निकले, वो तेहरान आ गए, वो जो है वाशिंगटन पहुंच गए हैं, वो बीजिंग आ गए हैं, वो कहीं और जॉर्डन पहुंच गए हैं, कोई भी नहीं है। ये देखें, ईरान इज एट द मर्सी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स एलाइज। डिप्लोमेटिकली वो भी डोमिनेट करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, मिलिटरीली भी वो डोमिनेट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ग्लोबल मीडिया भी उनका कोई सानी नहीं है। तो ये सारी बातें, और ये जो हम थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है, उस सब की कली खुल गई है। आपने काफी अरसे से मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स हैं, पावर शिफ्टिंग की बात मतलब सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन ये भी मराहिल में ही है, अभी तक मुकम्मल या अभी तक कोई ऐसा आदिल जी अवैस साहब जी नहीं, आदिल मैं मुख्तसरन कहूँगा, वकार साहब के पास आप जा रहे हैं जी। मैं ये ऐसा नहीं समझता, बहुत ही ओवररेटेड किस्म की इस वक्त यूएस और उसके अलायंसेस की बात है। बिल्कुल सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है इस वक्त दुनिया में, नो डाउट, लेकिन ये यूनिपोलर वर्ल्ड जो है अब वो बाइपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, जिसको किसी को महसूस ना हो। लेकिन वैसा जा रहा है, वही काफी अरसा गुजर गया ना, मतलब कि हम जो ग्राउंड पे जो अभी हमें नजर आ रहा है इसमें टाइम लगेगा, डेफिनेटली चीजें चेंज हो रही है, लेकिन टाइम लगेगा। ग्राउंड पे जो अमेरिका करना चाह रहा है, दुनिया के अंदर ऐसा नहीं बढ़ा जाता। चले ठीक हो गया। वकार साहब अपना कमेंट करते हुए शो क्लोज करना है। जी आप इस पे कमेंट कीजिएगा प्लीज। I think Dmitry Medvedev का I think जरूरी रिकमेंडेशन का तो ये प्रेसिडेंट इन द वेटिंग है। I think he will be next term को तैयार किया जा रहा है। पुतिन अवॉइड जब करते हैं तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है रशिया यूक्रेन वॉर में भी। I think ग्लोबल साउथ जो है रैली कर रहा है। देखिए ये एक बड़ी सुपर पावर जब डिक्लाइन करते टेक्स अ व्हाइल, 50 साल लगते, पुराने जमाने में 1000 साल लग जाते थे। तो आई थिंक इट्स नॉट अ 2020 मैच। दूसरा आई थिंक एससीओ की जो क्रेडिबिलिटी उस पर भी डेंट आया, स्पेशली जब इंडिया से आउट आउट किया। चाइना रशिया टू नाउ थिंक के जी, और आई लास्ट कहूंगा कि ईरान इज द साउथ वेस्टर्न फ्लैंक, ईरान और पाकिस्तान ऑफ रशिया एंड चाइना इन पार पे साउथ वेस्टर्न फ्लैंक, दे विल नॉट लाइक इट टू बी रोल्ड बैक एंड स्मैश्ड। आप देखेंगे कि फेज्ड आई थिंक इंडक्शन हो जाएगी, चीजों किस फॉर्म में सामने आती है। प्रॉब्ली दे आल्सो वांट के अमेरिकन आए अंदर और एक दफा इनको वही वाला हिसाब का उनके साथ हो, इनको स्ट्रेच किया जाए, एंड देन आई थिंक चाइना विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन ताइवान स्टेट, और रशिया को यूक्रेन वॉर वाली साइड पे काफी रिलीफ मिलेगा। प्रॉब्ली दैट कुड बी वन ऑफ द गेम जहाँ पे वेट एंड सी की पॉलिसी है, बट दे वुड लाइक टू स्ट्रेच द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब ठीक है, जो अब बात की कि जो यूनिपोलर से बायपोलर की तरफ जाना है, ये इसकी ट्रांजिशन जारी है। आप सही कह रहे हैं कि इसमें टाइम लगेगा, लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है कि जो अमेरिका है उसके एलाइज हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं दुनिया में, जो करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। अब देखते हैं कि ईरानियंस क्या रिस्पॉन्स करते हैं, अभी उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से ऐलानात किए गए हैं कि आज बड़ा मैसिव किस्म का उनकी जानिब से जो है वो जवाब देखने को मिलेगा। आप मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन से आज हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।